हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। आज है हमारा पॉलिटी मेंस 365 मैगजीन का नेक्स्ट टॉपिक विच इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो पहला सब टॉपिक जो है वो है डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक भी यहाँ पे गिवन है और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के भी चांसेस है कि भाई विद टाइम जो पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी है वो लूज होते जा रहा है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। अदरवाइज अगर हम दूसरे आंसर्स भी लिख रहे हैं या फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो इस टॉपिक के अंडर प्रोवाइड किए हुए बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा जो है वो हम उन्हें एज इट इज यूज कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच बनाने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर कि जितने भी डेटाज वगैरह भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहला क्या दिया है कि व्हाई इज इट इन न्यूज, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज कंडेम्ड द डेलिबरेट पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस एज अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि लगातार आज की डेट में बहुत ज्यादा पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं तो हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स कैंसिल हो जाती हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेटिक वे में जो बिल्स वगैरह हैं वो पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 17th लोकसभा की फंक्शनिंग जो थी इट वाज एट 88% एंड राज्यसभा एट 73% ऑफ द शेड्यूल टाइम, यानी कि जो पीआरएस रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग। 18वें लोकसभा का जो विंटर का सेशन था, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिविटी फर्दर ड्रॉप्ड टू 54.5% एंड 40%। तो 54.5 लोकसभा का, 40% ऑफ राज्यसभा सिलेक्टिवली। तो ये जो डेटा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने का जो पैटर्न एफिशिएंसी है लोकसभा राज्यसभा का, ये दिन ब दिन गिरते जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पीआरएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटस है स्टेट लेजिस्लेचर का वो क्या है। तो सबसे पहली चीज तो है कि डिक्लाइन इन एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग डेज, ठीक है। एक मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग डेज जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि एवरेज नंबर पहले 2017 में 28 हुआ करते थे, जो कि 2024 आते आते 20 हो गए हैं, कि मतलब मुश्किल से 20 घंटे के एवरेज से जो है ये राज्यसभा या लोकसभा की जो है वो सिटिंग्स हो रही हैं। 11 states met the requirement under article 174, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, टू मीट एटलीस्ट वंस एवरी 6 months, ठीक है। किसके अंडर आता है, आर्टिकल 174 के अंडर आता है, थ्रू शॉर्ट सेशंस फॉर 1 or 2 days। उसके बाद है कि दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है कि दूसरा रीजन क्या है वो ये है कि लिमिटेड डिबेट्स। 51% बिल्स जो है वो पास कर दिए गए हैं एक दिन के अंदर अंदर। तो आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, उस पर डिबेट्स होती है, डिस्कशंस होता है, अपोजिशन पार्टीज अपनी पॉइंट्स रखती हैं, फिर उसके बाद उसको देखा जाता है कि वो बिल पास हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, उसमें चेंजेस होते हैं, रेलेवेंट चीजें देखी जाती हैं कि पब्लिक के लिए कितना सूटेबल है, एक्सपेंडिचर लेवल पे कितना सूटेबल है। बट 51% विच इज अ वेरी लार्ज अमाउंट जो बिल्स हैं वो एक ही दिन में पास हो जा रहे हैं, कि मतलब बस बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और पास हो रहा है, उस पर कोई रेलेवेंट डिसीजंस नहीं देखे जा रहे हैं, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, कोई डिबेट्स नहीं हो रही हैं। एंड ओनली 4% सेंट टू कमिटीज, जो तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनकी भी एफिशिएंसी कम हो रही है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके पास तो काम तब जाएगा ना जब यहाँ से स्क्रूटिनी के लिए सारे जो बिल्स या एक्ट्स है वो उनके पास भेजे चले जाएंगे। बट सिर्फ 4% की, अगर मान लीजिए 100 बिल्स पास हो रहे हैं तो उसमें से 51 बिल तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हाँ हाँ ठीक है ये इंट्रोड्यूस किया, बस नाम बताया, प्रोविजंस बताया और पास हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एफिशिएंट गवर्नेंस जो है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अब एक और रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 178 के अंदर है कि एज ऑफ अप्रैल 2025 8 स्टेट और यूटी के पास कोई डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं था। कि फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर एब्सेंट है या किसी भी वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रहे तो कोई डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं प्रेजेंट है, तो इस वजह से भी सेशंस होने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट है डिले इन असेंट टू बिल्स। तो 2024 में कुछ 18% बिल्स थे जिनको ओवर मोर देन 3 months लगा टू रिसीव एसेंट। तो अभी हमने जो पिछला जो हमने वीडियो कवर किया था, जो चैप्टर था, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से गवर्नर जो है वो जानबूझ के जो असेंट देने का टाइम पीरियड है उसको लंबा खींच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल्स वगैरह पास कर रहे हैं वो एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज होती जा रही है कहीं ना कहीं। अब इनके रीजन क्या है, पार्लियामेंट्री डिसरप्शन जो हो रहे हैं उनकी यहाँ पे वजह क्या है ये पूछा गया है। तो पहला तो है कि सब्सटैंसिव रीजन जो दिए गए हैं वो क्या है, disruptions arise from controversial national और regional issues dominating public attention, ठीक है। एग्जाम्पल हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी जो हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से भी जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ जाते हैं ना, कई बार रीजन को लेकर के हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज वाला भी मसला चल रहा था, तो वहां पे डिसरप्शन अराइज हो जाता है कि अपोजिशन पार्टी कुछ बोलने लगती है या पर्टिकुलर एक रीजनल के जो लोग होते हैं वो आवाज उठाने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो डिबेट है वो हेल्दी डिबेट और डिस्कशन की जगह मतलब एक तरीके से महाभारत में कन्वर्ट हो जाती है, चीखना चिल्लाना हो जाता है और इवेंचुअली सस्पेंड करना पड़ता है। दूसरा है ऑपोजिशन ग्रैंड स्टैंडिंग। ऑपोजिशन डिस्टर्ब्स प्रोसीडिंग्स टू डिले और ब्लॉक प्रपोजल्स, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम डिबेट टू पब्लिसिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर देती हैं कि वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिबेट से हट करके पब्लिसिटी के ऊपर चला जाता है कि इन्होंने फलाना ऐसा किया,
सेशन के दौरान किसी ने किसी को क्या टिप्पणी दे दी, फिर उस टिप्पणी को लेकर के ही न्यूज चल रही है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल में आता है, इंट्रोड्यूस बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्सेस एमपीज टू फॉलो पार्टी विप्स, रिस्ट्रिक्टिंग डिबेट एंड प्रेशरिंग देम टू जॉइन डिसरप्शंस। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एमपी सेम थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, बट क्योंकि उनको विप फॉलो करना होता है अपनी पार्टीज के थ्रू जो प्रोवाइडेड होता है, तो चाहते न चाहते हुए भी उन्हें उस डिसरप्शन का पार्ट बनना पड़ता है। तो ये है सब्सटैंसिव रीजंस। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल रीजंस पे। तो स्ट्रक्चरल रीजंस क्या कह रहे हैं? पहला है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिड्यूस डिबेट टाइम, कॉजिंग डिस्ट्रप्शंस ओवर अनलिस्टेड इश्यूज। की जितनी ज्यादा मल्टीपल पार्टीज उतनी ज्यादा मल्टीपल थॉट प्रोसेस, और उतने मल्टीपल थॉट प्रोसेस की तरीके से एक डिबेट के 10 तरीके के सर पैर निकल आते हैं, और बहुत ही फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन होता है कि 10 में से कम एक या दो को तो किसी न किसी चीज को दिक्कत रहेगी ही रहेगी। तो ये भी एक मसला है। फिर आ जाता है पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क लैक्स डिफाइंड टाइम लिमिट्स फॉर वेरियस बिजनेस लीडिंग टू डिलेज। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क जो है वो एक टाइम प्रोसीडिंग तो देता नहीं है, कोई ये टाइम लिमिट फिक्स नहीं है किसी भी चीज के लिए, तो उसके चक्कर में भी बहुत सारी चीजों में डिले होता चला जाता है। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स ने अब टाइमलाइन प्रोवाइड करी है कि आप 1 महीने के अंदर इतने बिल्स को है जो आपको पास करना होगा, या आपको रिकंसिडरेशन के लिए रखना है, तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको प्रेसिडेंट को भेज देना चाहिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स दिया नहीं है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी कम हो रही है, तो इसकी वजह इसके इम्पैक्ट क्या है? तो सबसे पहली चीज तो डिसरप्शंस रिड्यूस डिबेट टाइम, कि आधे टाइम लोगों को स्पीकर चुप ही कराता रह जाएंगे, तो बाकी टाइम पे डिबेट होगी कैसे? तो डिबेट्स का टाइम कम हो जाता है, विच अंडरमाइंस पार्लियामेंट्स एबिलिटी टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड पास लॉज, रिजल्ट इन हैस्टी डिसीजंस। फिर उन्हें लगता है कि जितना भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ इसी में जल्दी जल्दी यस 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 करके बस बिल पास करा दिया जाए। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डिसरप्शंस लोअर पब्लिक ट्रस्ट इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में पब्लिक ट्रस्ट तो कुछ बच नहीं जाते जब वो देखते हैं कि एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, 4 पार्टीज अपोजिशन लीडर्स उस पर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेम गेम चलने लग जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की एफिशिएंसी को देखकर, कि आप देखिए, आप पार्लियामेंट्री चैनल लगाए, संसद तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये एक दूसरे के ऊपर उटपटांग रिमार्क्स किए जा रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, कभी किसी ने कुछ गलत बोल दिया है, तो आपको भी लगेगा ना कि भाई क्या ही कर रहे हैं ये। तो इसीलिए इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एमपीज फोकस ऑन ब्लॉकिंग प्रोसीडिंग्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग की इश्यूज, कि आपस में ही प्रोसीडिंग्स की भाई आज बस इनकी बात पूरी होने नहीं देनी, ये मुद्दा अगर लेकर के वो आएंगे इस माइंडसेट के साथ, तो भाई वो इंपॉर्टेंट जो पब्लिक अर्जेंट मैटर्स हैं, पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर के, उसके बारे में बात कब होगी? ईच मिनट ऑफ पार्लियामेंट कॉस्ट 2.5 लाख रुपीज। तो अब देख रहे हैं कि एक एक मिनट 2.5 लाख कॉस्ट करता है पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स वगैरह कराने में, जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और ये लोग कितना ज्यादा टाइम जो है वो बहस मुआवजा करने में निकाल देते हैं, जो कि इररिलेवेंट टॉपिक पे होती है। तो इस तरीके से कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, द 2021 लॉग जैम अलोन कॉस्टेड टैक्स पेयर्स अराउंड 133 करोड़। तो टेक्निकली एमपीज का कुछ नहीं जा रहा है, एमपीज एमएलए का कोई लॉस नहीं हो रहा, लॉस किसका हो रहा है? हमारे टैक्स पेयर्स के जो कीमती पैसे हैं उसका। ओके, मेजर्स टू एड्रेस पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस। अब पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस को एड्रेस करने के लिए क्या क्या मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं? पहला है रेज मोशन थ्रेशोल्ड्स। ठीक है, कि रिक्वायर 20 to 30% एमपी सपोर्ट टू इनिशिएट मोशंस ऑन मेजर इश्यूज, कि अगर इसे हम प्रमोट करेंगे कि कोई सा भी मोशन रेस करने के लिए आपको मिनिमम 20 से 30% एमपी चाहिए, तो एक अच्छी खासी मेजोरिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता रहेगा तो मल्टीपल लेवल ऑफ डिसरप्शंस विल कीप ऑन हैपनिंग, जिसकी वजह से जो लोकसभा या राज्यसभा की कोई सी भी प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होगी। ऑपोजिशन टाइम, एलोकेट फिक्स डेज फॉर ऑपोजिशन लेड डिबेट्स। ठीक है, तो जैसे कि यूके में ऑपोजिशन डेज होते हैं अलग से, कि भाई आपके लिए एक फिक्स नंबर ऑफ डेज हैं, जब आप ऑपोजिशन का टाइम आएगा वहां पे आप लीड करेंगे डिबेट्स को, बाकी के टाइम जो गवर्नमेंट इन पावर है वो लीड करेगी डिबेट्स को, जिसकी वजह से ये जो आपस का जो डिसरप्शन है ये मिनिमाइज हो पाए। मोर सिटिंग डेज, इंक्रीजिंग द एनुअल सिटिंग्स फ्रॉम 60 to 70 to 120 to 140 फॉर इम्प्रूव डेलिब्रेशन, की भाई 60-70 डेज में नहीं चीजें कवर अप हो पा रही हैं और बहुत हेस्टी मैनर में हमें डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, इसलिए जो सिटिंग डेज हैं वही पार्लियामेंट के बढ़ा दिए जाए। कंसेंसस बिल्डिंग, प्रमोट गवर्नमेंट ऑपोजिशन कोऑपरेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए, कंसेंसस बिल्डिंग तो अपने आप में किसी भी टीम वर्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि अगर सब लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और एक कॉमन ग्राउंड पे अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर तो कुछ चीज सॉल्व होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइंड डिसरप्शंस, क्लियरली डिस्टिंग्विश डिसरप्शंस वर्सेस इंटरप्शंस इन पार्लियामेंट्री रूल्स, की रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियर हो पाए कि अगर आप इस हद तक चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं तो इसे हम डिसरप्शन मांगेंगे, बाकियों को हम इंटरप्शन के लेवल पे ट्रीट करेंगे। कि बेसिक इंटरप्शन करना एक हेल्दी डिबेट का पैटर्न है, बट आप कंप्लीटली डिसरप्ट किए जा रहे हैं और आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं सामने वाले को, तो वो थोड़ा सा बुलिंग वे में आ जाता है।
एंड लास्टली है स्ट्रेंथन एथिक्स कमिटी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बिकॉज एमपीज और एमएलएस को एथिक्स सिखाना इज अ वेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्पावर देम टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसरप्शंस, कि भाई अगर आपने बहुत ज्यादा डिसरप्शंस किए हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसके लिए एथिक्स कमेटी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आने पड़ेगा, तभी आपको आप सोचेंगे ना कि यार मैं हम हर किसी बात पे अगर मैं मुद्दा उठाता रहूंगा, कोई भी उसका मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर तो सामने वाला किसी भी चीज पे चीजों को परेशान करेगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस को एड्रेस करने के लिए मेजर्स प्रोवाइडेड है, काफी अच्छे रिमाइंडर में दिए गए हैं। ट्राई टू मेक स्मॉल नोट्स फॉर देम कि एटलीस्ट आपको ये जो सब टॉपिक्स है यही याद हो जाए। फिर कंक्लूजन में क्या दिया है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इसको थोड़ा पतला करूं, ठीक है, एनसीआरडब्ल्यूसी हैज रिकमेंडेड, अब इनका रिकमेंडेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट, हैज रिकमेंडेड मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग इन ईयर्स ऑफ लोकसभा 120 होनी चाहिए और राज्यसभा में 100 होनी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर में जो छोटे स्टेट्स हैं उन्हें 50 और लार्जर में 90, कि जिससे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ पाए। तो ये बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है आपको वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में लिखने के लिए। एज अम्बेडकर वार्न, इवन अ साउंड कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्यूटाइल इफ दोज हु वर्क इट एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। The recurring decline in productivity signals the need for deeper parliamentary reforms, including a code of conduct, more sitting days, and rules to distinguish disruptions from interruptions. तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये जो 2 लाइन दी हुई है अम्बेडकर जी से रिलेटेड कि इवन अ साउंड कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन आपको कितना भी अच्छा क्यों ना बेस्ड हो, बट जो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वही उसको अच्छे से नहीं काम करेंगे, उसको इररिस्पॉन्सिबली लीड करेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन होने का, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी ही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन के साथ ये एक टॉपिक हमारा कवर हो गया है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है या किसी क्वेश्चन का एस्पेक्ट में भी अगर गिवन होता है तो उसमें आप इस चीज को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे यूनियन गवर्नमेंट के फॉर्म से हो। अगला हमारा सब टॉपिक है कोलिशन गवर्नमेंट, वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी। कोलिशन गवर्नमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस जो कंक्लूड हुए लोकसभा के, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर एज नो पॉलिटिकल पार्टी और द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। तो हम सबको पता है कि एनडीए की सरकार जो बनी है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि किसी भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए थे। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पे ये गिवन है। तो कोलिशन गवर्नमेंट रिफर होता है पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल पार्टीज कोलैबोरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। कि अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है कि भाई आपके 120 से प्लस जितने भी लोग सीट कवर करेंगे उनको बनाया जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट में, मतलब लीड करेगी वो सिंगल पार्टी। बस अगर किसी भी पार्टी का 120 से ऊपर नहीं है, एक पार्टी के 80 आए हैं, एक के 20 सीट जीती है, किसी ने मान लीजिए 95 जीती है, तो अब डिपेंड करता है कि ये लोग मिलकर के मेजोरिटी बना ले या ये दोनों मिल जाए और इसके साथ में कोई और 10-15 वाली जो पार्टी हो वो मिलकर के मेजोरिटी फॉर्म कर ले गवर्नमेंट के लिए, इसे बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। अब फैक्टर्स क्या है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, तो फैक्टर्स है सबसे पहले कि मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में है ही इतनी सारी मल्टीपल पार्टीज की कहीं ना कहीं वो कोलिशन की तरफ ले जाती हैं। दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी, तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम होने की वजह ही रीजनल डाइवर्सिटी की, हर रीजन की अलग अलग स्पेसिफाइड जो है वो स्पेसिफिक पार्टीज हैं और रीजनल माइंडसेट के साथ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करते हैं। एंड राइज ऑफ स्टेट पार्टीज, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया कैन बी फॉर्म थ्रू 2 मेन रूट्स। तो 2 मेन रूट क्या होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने का। पहली चीज तो प्री इलेक्शन अलायंसेस हो जाए कि भाई इलेक्शन से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सब फॉर एग्जांपल एक पूरा कॉम्बिनेशन हो गया है छोटी छोटी अलग अलग पार्टीज का, और उसमें वो डिसाइड करें कि भाई आपको 3 सीट पे कंटेस्ट करने को मिलेगा, आपको 5 पे मिलेगा, आपको 7 पे मिलेगा, इस तरीके से डिवाइड कर ले। या फिर पोस्ट इलेक्शन कोलिशन, जो कि अभी एनडीए सरकार के साथ देखा गया कि पार्टीज नेगोशिएट टू फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स, जो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी कि किसने कितनी सीट जीती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो देख रहे हैं कि एक तो पोस्ट इलेक्शन कोलिशन हमारा अभी एनडीए जो करंटली गवर्नमेंट है, और प्री इलेक्शन जैसे कि इंडिया अलायंस जो बना था कि वहां पे सारी डिफरेंट पार्टीज ने आपस में एक कोलिशन फॉर्म कर लिया था प्री इलेक्शन टाइम पीरियड पे। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन दी गई कि कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में कब से रही है, तो इसका जो स्टार्टिंग था वो 1977 में होता है, जब जनता गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई जी के टाइम पीरियड पे। इससे पहले तक हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही रही है पावर में, विच वाज द आईएनसी। फिर 1989 में कोलिशन पॉलिटिक्स का एक एरा स्टार्ट हो गया था। 1999 से 2004 के बीच में एनडीए बिकम द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5-year टर्म, और 2024 के बाद अब वापस से इस चीज का रीइमर्जेंस देखा गया है, कोलिशन पॉलिटिक्स एट द सेंटर। अब सिग्निफिकेंस देखेंगे हम इसके और चैलेंजेस देखेंगे, जो कि हमेशा मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती है कि कुछ सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड या एफिशिएंसी इंप्रूव करने की चीजें। तो सबसे पहले कि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, कि
इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो कोलिशन गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि हर सेक्टर से कोई ना कोई जिसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव आ करके मर्ज होता है लार्जर लेवल पे, और वो रिप्रेजेंट करता है अपने एक पर्टिकुलर एरिया को, जिससे जो मल्टीपल डाइवर्स इंटरेस्ट और रीजन्स हैं उन सब में इंक्लूसिविटी बढ़ती है। दूसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस, पार्टनर्स कर्व ऑथोरिटेरियनिज्म एंड हेस्टी डिसीजंस। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो उन्हीं की मनमर्जी चलती रहेगी। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल पार्टीज है, तो चेक्स एंड बैलेंस की आपने अगर हमारी दो बातें सुनी है तो हमें भी आपकी दो बातें सुननी और माननी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाते हैं कंसेंसस बिल्डिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्थी एफिशिएंट मैनर के लिए। नेगोशिएशन होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं टू वाइडली एक्सेप्टेड पॉलिसीज। रोल ऑफ लोकसभा एनहांसेस डिबेट्स, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इससे प्रमोट होती है। रीजनल पार्टीज इंक्रीज स्टेट बार्गेनिंग पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि जितना ज्यादा रीजनल पार्टीज का जो स्टे है वो आ जाएगा अगर कोलिशन गवर्नमेंट में स्ट्रांगली, तो उस तरीके से उनकी जो रीजनल फुलफिलमेंट्स है, मतलब एस्पिरेशंस है, वो सब सारी चीजें फुलफिल हो पाएंगी। अब आ जाते हैं, बारी है चैलेंजेस की कि क्या क्या इससे मुश्किलें आती है। पहली चीज तो इंस्टेबिलिटी होती है कि कल आपने चार पार्टियों ने मिलकर के कोलिशन बनाई, आज उसमें से एक का मन हट गया, उसका मूड ऑफ हो गया, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो ये छोड़ करके जा रहा हूँ, तो आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो बिखर जाएगी। ठीक है। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कॉजेस डिसएग्रीमेंट्स। पॉलिसी पैरालिसिस, कि स्लो डिसीजंस होते हैं कि भाई वो लोग स्टिक हो गए हैं किसी भी डिबेट डिस्कशन में, एक जगह फंस गई है बात कि आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ, तो जो पॉलिसी है वो आगे फॉर्मुलेट कैसे होगी। ठीक है। फिर है मायोपिक डिसीजन मेकिंग। फ्रीक्वेंट कोलिशन शिफ्ट जो है इट हिंडर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, की मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो काम कर देते हैं कि आपका जब तक मुझसे काम था तब तक आप मेरे साथ कोलिशन में रहे, कल आपने देखा कि अब मेरी पार्टी आपकी किसी काम की नहीं है, तो आपने वहां से शिफ्ट आउट कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। वही एक अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म करती है गवर्नमेंट, तो ये शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है कि अब 5 साल तक इनकी चीजें सेट रहेंगी। फिर है कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज। पार्टीज डाइल्यूट कोर बिलीव्स टू सस्टेन कोलिशंस, की कई बार कोलिशन को जिंदा रखने के लिए, कि अपने आप को पावर में रखने के लिए लोगों को एक दूसरे की वो बातें भी माननी पड़ती हैं जिसपे वो अग्री नहीं करते हैं। फिर आ जाता है रीजनलिज्म का फैक्टर, जो है वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर देता है सेंट्रल या यूनिटी वाली चीजों को। ठीक है, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं वो हमेशा स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट्स की डिमांड करती हैं। देन नेक्स्ट कम्स फॉरेन पॉलिसी। कोलिशन डायनामिक्स अफेक्ट डिसीजंस, जैसे कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट को लेकर के हो गया, अगर वहां की कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो नहीं अग्री कर रही हैं, जो एज एन लार्जर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बट वो स्टेट पर्सपेक्टिव से उतना बेनिफिशियल नहीं है, तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज में भी दिक्कतें आती हैं। अब आ गए हैं हम वे फॉरवर्ड पे। तो वे फॉरवर्ड क्या कहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस अल्टरनेटिव लीडर प्रपोजल। मैंडेट फ्रेश इलेक्शन इफ कोलिशन पार्टिकल्स रीअलाइन मिड टर्म, कि अगर वो बीच में अगर उनके चेंजेस हो जाते हैं तो फिर उसमें हमें फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए, ऐसा जो है रिकमेंडेशन दिया था एनसीआरडब्ल्यूसी ने। फिर आ जाता है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर लेना चाहिए फॉर इलेक्टिंग लोकसभा लीडर एज प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग साइड स्पीकर इलेक्शन, की पीएम को भी स्पीकर की तरीके से ही इलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स ट्रांसपेरेंसी, जिससे रेगुलर पब्लिक रिपोर्ट्स जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह है उसकी प्रोग्रेस और कोलिशन असेसमेंट्स पे रहें, कि भाई पब्लिक से हमें रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, लेवरेज इंटर स्टेट काउंसिल एंड नीति आयोग फॉर नॉन पार्टीशन नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि भाई लॉन्ग टर्म जितनी भी ये फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजीज हैं इन सारी चीजों का काम जो है संभाले इंटर स्टेट काउंसिल और नीति आयोग। अब कंफ्यूजन आ जाता है, इन द लैंडस्केप मार्क्ड बाय रीजनल प्लुरलिटी कोलिशन सर्व्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ensuring equitable power sharing and decentralized governance, echoing Ambedkar's vision of deliberative democracy over majoritarian rule। तो बहुत अच्छे से शॉर्ट मैनर में कंक्लूड कर लिया गया है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे हम थोड़ा सा और लार्जर लेवल पे जब नोट मेकिंग करेंगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे बिहार के जो कोलिशन गवर्नमेंट्स के एस्पेक्ट्स और डायनामिक्स रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड बीपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। अब जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट अगेन, नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वांट स्पीकर ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट डिलेइंग एक्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सबको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस लेता है, और तेलंगाना के जो स्पीकर है वो बहुत ही ज्यादा इस प्रोसेस को डिले कर रहे थे डिसीजन लेने में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई है कि आप एक हद से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, आपको डिसीजन देना होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 10th शेड्यूल में आया है ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट, एडिंग द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा, कि अगर कोई मेंबर हाउस का वॉलंटरीली अपनी पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है तब उसे एंटी डिफेक्शन में काउंट किया जाएगा, या फिर वो डिफाई कर देता है पार्टी विप ड्यूरिंग वोटिंग। जो अभी हम देख रहे थे कि जो ओवरऑल डिसरप्शंस होते हैं, तो क्योंकि विप फॉलो करना होता है इसीलिए सारे मेंबर्स को अग्री करना होता है, अगर आपने अग्री नहीं किया तो आप पे डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज लग सकता है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, कि वो तो होलोहन केस जो था 1992 का,
कोर्ट शुड हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंटरवीन इफ द स्पीकर डिलेज एक्शन, जो कि ये हुआ है। इसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं तेलंगाना के स्पीकर को डांट लगाई है कि भाई एक हद से ज्यादा आप नहीं कर सकते डिले। नेक्स्ट है कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस 2020 का, कंसिडरिंग ट्रांसफरिंग डिस्क्वालिफिकेशन पावर्स फ्रॉम द स्पीकर टू एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है, तो उनसे हटा करके एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बना लेते हैं जिनके पास डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड सारे केसेस जाया करेंगे। ओके, अब आर्ग्यूमेंट्स फेवर और अगेंस्ट में देख लेते हैं। तो पहली चीज की एंटी डिफेक्शन का होना किस तरीके से फायदेमंद है, ये स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है कि इलेक्टेड ऑफिशियल जो है वो टाइम टू टाइम पार्टी ना स्विच करते रहे और लॉयल्टी के साथ अपनी एक पार्टी में कंटिन्यू करें। कर्ब करप्शन, प्रिवेंट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक बाइंग लेजिस्लेचर्स की हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है कि अगर मुझे दूसरी पार्टी वाले ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं और मैं चुपचाप से पार्टी चेंज कर लूं, तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी के टुवर्ड्स तो पहली चीज धोखाधड़ी हो जाएगी, दूसरी चीज की मेरी लॉयल्टी डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि जो लेजिस्लेचर्स है उनके मन में थोड़ा सा डर तो रहे कि नहीं अगर मैंने इस तरीके से पार्टी चेंज कर ली तो मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन का लॉ लग सकता है। रिस्पेक्ट्स वोटर्स, अपहोल्ड द पब्लिक चॉइस ऑफ पार्टी एंड आइडियोलॉजी। आपकी पार्टी ने 5 फेसेस इंट्रोड्यूस किए कि ये हमारे फेसेस हैं और उनके फेसेस के अकॉर्डिंग आप जो पब्लिक है उन्होंने उनको वोट दे दिया। अब जब इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो लोग जीत जाते हैं, तब वो जाकर के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो वोटर्स का जो जिसे बोला जाता है कि एक भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। इसीलिए एंटी डिफेक्शन का लॉ लाया गया ताकि जो वोटर्स की रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे। अब लॉज अगेंस्ट क्या हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, पहली चीज तो कि इट लिमिट्स फ्री विल, जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 को वायलेट करता है कि भाई हो सकता है कि पहले मैं एक पार्टी से एसोसिएटेड था या थी, बट अब मुझे नहीं रहना है क्योंकि अब जो उनकी आइडियोलॉजीज है उसके साथ मैं सहमति नहीं रखती हूँ, तो मुझे अपना चेंज करना है डिसीजन कि मैं अब उन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएटेड नहीं रखना चाहता या चाहती। दूसरा है इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक एथोस, टर्न्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल इनटू पार्टी पपेट्स। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ही चला जाता है कि भाई लोगों ने मुझे वोट दे करके जिताया है मेरी क्रेडिबिलिटी पे, बट अब मैं कहीं ना कहीं जिस पार्टी से एसोसिएटेड हूँ बस उसका पपेट बन के रह गया क्योंकि विप के अकॉर्डिंग मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके अगेंस्ट में जा नहीं सकता। तीसरा है हिंडर्स चेंज, ब्लॉक्स इनोवेटिव आइडियाज एंड डिसेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि अगर मैं चाहूं भी, अगर मैं अपनी पार्टी की किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी से या किसी एक आइडियोलॉजी से सहमति नहीं रखता तो भी मैं वहां पर डिसेंट नहीं ले सकता हूं। तो इस तरीके से जो मेरे दिमाग में एडिशनल इनोवेटिव आइडियाज थे वो कहीं ना कहीं क्रश डाउन हो जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी व्हाइल पार्टी डिसिप्लिन इज एसेंशियल, ब्लाइंड अधेरेंस टू विप अंडरमाइंस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन में हमने इस टॉपिक को बैलेंस अप्रोच दी है कि पार्टी डिसिप्लिन होना जरूरी है कि आपका जब मन करेगा तब आप इस पार्टी में चले गए, कल को उस पार्टी में चले गए, फिर तीसरे दिन तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पार्टी डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अंधाधुन तरीके से एक चीज के साथ आपको बांध करके रख दिया जाए, वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है। दस रिफॉर्म्स लाइक टाइम बाउंड डिसीजंस एंड इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन आर वाइटल टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी टू द एंटी डिफेक्शन रिजीम। ओके, बहुत ही स्वीट लेवल में ये कंक्लूजन दे दिया गया है यहाँ पे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लॉन्ग टर्म वैकेंसी चल रही है डेप्यूटी स्पीकर की सिंस 2019। ठीक है, पॉइंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अनोमली। बैकग्राउंड ये है कि ये जो ऑफिस था डेप्यूटी स्पीकर का वो इमर्ज हुआ 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इलेक्शन होता है अंडर आर्टिकल 93 एज पर अ लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर हैज बीन ऑफर्ड टू द ऑपोजिशन। यूजुअली पहले ऑपोजिशन को ये चीज अपॉइंट की जाती थी। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल आर्टिकल 94 के अंडर आता है। डील्स विद वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी। स्पीकर में रिजाइन बाय सबमिटिंग रेजोल्यूशन टू द डेप्यूटी स्पीकर एंड वाइस वर्सा। और ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज इनकी आर्टिकल 95 में गिवन है। ठीक है, कि इन केस ऑफ स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है या एब्सेंट है या उनकी प्लेस पे वैकेंसी है, तब जो डेप्यूटी स्पीकर है ही विल एक्ट एज अ स्पीकर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। अदरवाइज जो डेप्यूटी स्पीकर है वो बाकी के जो नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द हाउस है उसी की तरीके से एक्ट करेगा। तो डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट होगा, 93, 94 एंड 95। अब इंपॉर्टेंस क्या है उसके हाउस की, सिर्फ यहाँ पे ये बता दिया गया है। तो पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है कि भाई सेरेमोनियल तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है 93, 94, 95 में अगर डेप्यूटी स्पीकर के बारे में गिवन है तो फिर 2019 के बाद से डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एंड इट प्लेसेस इट ऑन इक्वल फुटिंग विद द स्पीकर, तो इनका होना जरूरी है। एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। अभी हमने देखा था कि कई बार जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होते तो इसकी वजह से भी पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी में दिक्कत आ रही है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो कंटिन्यूटी जो है हाउस की वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ठीक है, बिकॉज डीएस यानी कि डेप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज अ सेकंड इन कमांड इन केस ऑफ इमरजेंसी। तीसरा है लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेप्यूटी स्पीकर चेयर्स की सेशंस, लीड्स कमिटीज एंड मैनेजेस सेंसिटिव डिबेट्स रिक्वायरिंग न्यूट्रलिटी एंड अथॉरिटी।
तो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोजीशन है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को अच्छे एक हेल्दी एफिशिएंसी से मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इश्यूज क्या है वैकेंसी से रिलेटेड? सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसीजरल पावर विद इन द स्पीकर, कि अब स्पीकर अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे, स्पीकर ही इलेक्शन नहीं कराएंगे डेप्यूटी स्पीकर को सिलेक्ट करने के, तो फिर कैसे अपॉइंट होगा? दूसरा, डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कि भाई ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मेंशन है और आप उस चीज का पालन करके उसको नहीं अपॉइंट कर रहे हो, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स आपने जिसे बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट हो गई। में साइडलाइन द पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड कंसेंसस, डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ना करना कहीं ना कहीं इस तरफ हिंट करता है कि आप कंसेंसस बिल्डिंग नहीं चाह रहे हो, आप वन वर्ड कम्युनिकेशन चाह रहे हो कि भाई हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, आप इसको अप्रूव करो और सीधा सीधा बस पार होता चला जाए। आपको नहीं चाहिए कि कोई एक और पर्सन जो है मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, और वो कहीं ना कहीं अपनी इनपुट रखना चाहेगा और आप उस चीज को साइडलाइन करते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना कि साइडलाइन पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी, तो उनके थॉट प्रोसेस भी तो जरूरी है। जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई पार्टी नहीं जीती है और वो ऑपोजिशन में बैठी है तो उनके सारे व्यूज और आइडियोलॉजीज खराब हो जाएंगे। आपका काम है कि उनके भी आइडियोलॉजीज को इंक्लूसिव तरीके से लेके चलें, कि अगर कुछ पॉइंट्स उनके आपके पॉलिसीज को असिस्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, देन व्हाई नॉट। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं इस वैकेंसी के साथ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए कि किस तरीके से कि कभी कभार जो इंडिविजुअल पार्टीज होती हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ लेकर के जा रही हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड डेडलाइन, एग्जाम्पल 60 days फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा और अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म could be introduced to ensure appointment within a time frame, कि इस तरीके का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक और लाना पड़ेगा सो दैट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इसे फुलफिल किया जा सके, कि भाई जैसे ही कोई नया लोकसभा अपॉइंट होता है, उनके मेंबर्स आते हैं, 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर का भी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। इससे रिलेटेड ऐसे भी आ रखा है, पिछली बार 70th में भी क्वेश्चन पूछा था, 69th में भी पूछा है ऐसे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, तो बेसिकली उसका कहीं ना कहीं एक सब टॉपिक का रोल प्ले करेगा। तो इलेक्शन ऑफ 74 वुमेन, ठीक है, ये डेटा जरूरी है, टू लोकसभा 18th लोकसभा इज अ स्लाइट डिप इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन एज 78 वर इलेक्टेड टू 17th लोकसभा। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्टरी लाइन है, कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वुमेन्स रोल इन गवर्नेंस एंड लीडरशिप वाले किसी भी चीज में अगर आपको पूछा जाता है, सवाल कहीं पे आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा डेटा है कि भाई 17वीं लोकसभा में तो 78 वुमेन इलेक्टेड थी, उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब जो इलेक्शन है वुमेन का वो और कम हो गया है, 78 से 74 हो गया, तो ये एक तरीके का डिप है, जबकि हमारी तरफ से सारी प्रोसेस और एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस चीज को अपलिफ्ट करने का। ठीक है, अब स्टेटस ऑफ वुमेन ओवरऑल कितना है लेजिस्लेचर में? 9.7% ऑफ 797 वुमेन कंटेस्टेंट वन इन 18th लोकसभा। तो बेसिकली 797 वुमेन कंटेस्टेंट्स थी, तो वुमेन कंटेस्टेंट होने की कहीं पे कोई बात नहीं रही है। आपको प्रॉपरली एक जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बट उसमें से 10% औरतें भी नहीं सिलेक्ट होकर के आई हैं। और वहीं 17वें लोकसभा में 10.74% जो थी वुमेन सिलेक्ट हुई थी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में इंक्रीज हुआ फ्रॉम 5% इन फर्स्ट लोकसभा टू हाईएस्ट इन 17th लोकसभा। तो हाईएस्ट कितना 17th में रहा, उसके बाद से इस बार उसने डिप ले लिया है। प्रेजेंटली वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 14.5% हो गया हमारा राज्यसभा में, 14.5 नहीं एक्चुअली 14.05। ठीक है, तो ये राज्यसभा के लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। ग्लोबली शेयर ऑफ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इज 26.9%, तो एक ग्लोबल आउटलुक भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। देन रवांडा इज द ओनली कंट्री विद वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंटेरियंस, मोर देन 60% पार्लियामेंट में उनके यहाँ औरतें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कंट्रीज लाइक रवांडा जहां पे मोर देन 60% पार्लियामेंटेरियंस आर वुमेन। ओके, अब सिग्निफिकेंस देखिए, सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे 3-3 पॉइंट दिए, आपके पास 10-10 पॉइंट होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव जितने ज्यादा होंगे लोकसभा या राज्यसभा में या ओवरऑल पार्लियामेंट में, तो उसके फायदे क्या हैं? दे परफॉर्म बेटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% पॉपुलेशन, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि भाई जब ऑलरेडी पॉपुलेशन के हिसाब से आधा प्रतिशत जो है 50% रिप्रेजेंटेशन औरतों का है, तो भाई पॉलिटिकल पावर भी 50% वुमेन को होनी ही चाहिए। women आर लेस लाइकली टू बी क्रिमिनल एंड करप्ट। अगर आप देखेंगे करप्शन लिस्ट या जिनके ऊपर पहले से कुछ जुडिशियरी में केस लॉज वगैरह चल रहे हैं, तो अधिकतर वो आदमी ही दिखेंगे। औरतें जो लीडर्स हैं, वुमेन लीडर्स के खिलाफ कम मुकदमे जिसे बोलते हैं दर्ज होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। और इनके सबके पीछे एक एक स्टडीज का यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट दिया रखा है। यहाँ एसेक्स स्टडीज है और यहाँ पे 2018 की ऑक्सफोर्ड स्टडी में ये बोला गया, मतलब हवाई बातें नहीं है। जब हम इस तरीके की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं विद अ स्पेसिफिक पब्लिश्ड पेपर और रिसर्च, तो हमारे आंसर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
चैलेंजेस टू वुमेन्स लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन। अब चैलेंजेस क्या है? सोसाइटल प्रेजुडिस, सबसे पहली बात कि मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो चाहते ही नहीं है कि औरतें उनके मामले में इंटरफेयर करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज फैमिली ऑब्लिगेशंस की, या तो घर वाले मना कर देंगे या तो ससुराल वाले मना कर देंगे, तो फिर वुमेन किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगी। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस की इलेक्शन कैंपेन्स हैं, कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड आर मार्ड बाय इनअप्रोप्रिएट कमेंटिंग, हेट स्पीच, अब्यूजिव थ्रेट्स, मसल पावर, कि वहां पे जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही तरीके का जो बोला जाता है कि डर्टी पॉलिटिक्स, वो चीजें होती हैं जहां पे कहीं ना कहीं को अगर विमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी तो उनको उस मामले में ज्यादा हेट्रेड मिलेगा। ठीक है, ज्यादा वो टारगेट हो सकती हैं, इजीली उन्हें टारगेट किया जा सकता है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, बुरा भला बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है इंटरनलाइज पेट्रियार्की। वुमेन देमसेल्व्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल सोसाइटल नॉर्म्स, जैसे कि सरपंच पति। अब बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि विमेन सीट्स रिजर्व कर दी गई है कि भाई सिर्फ विमेन ही लड़ेंगी। वहां पे जितने भी ऑलरेडी पॉलिटिकली डोमिनेटेड फैमिलीज होती है, वो क्या करती हैं, पति अपनी पत्नियों को इलेक्शंस के लिए खड़ा कर देते हैं, वो जीत जाती हैं और वो बन जाती हैं सिर्फ पपेट। ठीक है, जैसे कि जो अभी बहुत ही फेमस सीरीज है अमेजोन प्राइम वीडियो पे, आप सबने देखी होगी, पंचायत। उसमें ये सरपंच पति का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिखाया गया। हालांकि फिर हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से मंजू देवी जो है, प्लेड बाय नीना गुप्ता, उन्होंने अपने रोल को और अपनी ड्यूटीज को समझा और किस तरीके से चेंज आता है। तो ये बहुत बड़ा जो एक है, ये रीजन रहा है। और खास करके गांव वगैरह में ये देखने को मिलता है सरपंच पति का कॉन्सेप्ट, कि जा करके ऑफिस में मीटिंग्स में सारी की सारी चीजें अटेंड करते हैं उनके पति, और जब सिग्नेचर की बारी आती है तो बस पत्नियां आकर के अंगूठा लगा जाती हैं। ओके, स्टेप्स टेकन फॉर इंक्रीजिंग वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इनके लिए क्या स्टेप लिए गए हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो रिजर्व करता है 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली। फिर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आज से काफी पहले आए थे, उसने भी मैंडेट किया था कि भाई 1/3 रिजर्वेशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में भी वुमेन के लिए रहेगा। एसडीजी टारगेट 5.5 कमिटमेंट, व्हेन यू पुट एसडीजी टारगेट्स एज एग्जांपल्स, ठीक है, टू एनरिच योर आंसर्स, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि सारे के सारे एसडीजीज आपको एकदम पॉइंटली याद हो। यहाँ पे तो इन्होंने 5.5 कॉन्टेक्स्ट में लिया, 5.5 ना भी हो तो एसडीजी टारगेट 5 तो कम से कम याद ही रहे। That India pledged to ensure full and effective participation of women in political and public decision making. And then the conclusion is democratic ethos demands not only universal suffrage but also equitable representation. Thus, ensuring women's presence in legislature is both a political necessity and a constitutional imperative. दोनों ही तरीके से ये बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। और देखिए, इसमें जितने भी यहाँ पे इन्होंने सब टॉपिक्स दिए, प्लीज मेक श्योर कि आप इनके डायमेंशंस को इंक्रीज करें। सिग्निफिकेंस वाली चीजों को में भी आप कम से कम 10 पॉइंट डालें, और साथ ही साथ चैलेंजेस में भी, एंड देन ऑल्सो प्रिपेयर अ वे फॉरवर्ड का सब टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जो ये ओवरऑल टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, इसमें आप अच्छे से नोट मेकिंग में डिटेल पॉइंट्स ऐड करें और एग्जांपल्स ऐड करें, मल्टीपल रिपोर्ट्स की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, वो सारी चीजों के डेटा को भी अगर आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास नोट्स अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप ऐसे राइटिंग में भी और आंसर्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, एज पर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट, द स्पेस फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज डिक्लाइंड इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन रिसेंट ईयर्स। अगेन, ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अदर देन अ मिनिस्टर, ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड हो, वो इज नोन एज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, अ बिल इनिशिएटेड बाय सच मेंबर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर, और ड्राफ्टिंग ऑफ सच बिल इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग इट, कि उनको ड्राफ्ट करके पहले से उन्हें 1 महीना पहले प्रपोज करना पड़ता है कि मैं ऐसा ऐसा कोई सा बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका कि पॉलिसी इनोवेशन, कि भाई जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिसे बोलते हैं मिनिस्टर्स बने हुए, उनके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं, उनके भी तो कुछ आइडियोलॉजीज हैं, उन्हें भी तो रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए। तो उससे पॉलिसी इनोवेशन होती है, जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल। देन रिफॉर्म पोटेंशियल, कि वो लीगल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रांसजेंडर राइट्स बिल 2014 में, ये भी एग्जांपल था हमारे एक प्राइवेट मेंबर बिल का। इंडिपेंडेंट वॉइस एनकरेज व्यूज बियॉन्ड पार्टी लाइंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑफर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स टू चेक गवर्नमेंट, की एक नया नजरिया, नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं। वाई आर पीएमबी इज इन डिक्लाइन, तो ये क्यों कम होते जा रहे हैं? पहली चीज तो डिसरप्शन, ठीक है, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स जो हो रहे हैं, उसकी वजह से प्राइवेट मेंबर बिल्स के डिसरप्शन कम होते जाते हैं। 17th लोकसभा में सिर्फ 16 डिस्कस हुए आउट ऑफ 1434, तो 1400 प्लस बिल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन सिर्फ के सिर्फ 16 डिस्कस हो पाए, क्योंकि बाकी टाइम में जो नॉर्मल जो मिनिस्टर्स के जो बिल्स हैं वही नहीं डिस्कस हो पाते हैं, इतनी ज्यादा डिसरप्शन हो रही है, लेस नंबर ऑफ डेज पे वर्क कर रहा है पार्लियामेंट, तो कहाँ से प्राइवेट मेंबर्स का तो नंबर ही नहीं आएगा इस तरीके से। प्रोसीजरल हर्डल्स, अब प्रोसीजरल हर्डल्स ये हैं
कि इनको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, सिर्फ 2-3 घंटे मिलते हैं पर वीक। ठीक है। स्पीकर चेयरमैन डिस्क्रिशनरी पावर होती है टू एडमिट और रिजेक्ट बिल्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कोई प्राइवेट मेंबर है और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है, जिनका स्पीकर पावर में है, वो नहीं चाहते कि इस बंदे का कोई सा भी बिल जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराए, तो कितनी भी अच्छी वो बात कर दे, उसका बिल रिजेक्ट करने का डिस्क्रिशनरी पावर स्पीकर रखता है अपने पास। वो बोलेगा कि नहीं, हमें नहीं पसंद आया, हमने डिस्कस करेंगे आपका बिल, जाओ यहाँ से। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स जिसे बोला जाता है, वो इसको कहाँ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तीसरा है रिसोर्स गैप, एमपीज लैक एक्सपर्ट सपोर्ट। ठीक है। फिर आ जाता है लो सक्सेस रेट, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स पास सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 14 पास हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो इनका सक्सेस रेट ही बहुत कम रहा है कि अगर ये एडमिट भी कर लिए जाते हैं और फिर डिस्कस होता है इन पे, तो जरूरी नहीं है कि ये पास हो पाएंगे। फिर आ जाता है पॉलिटिकल अपैथी, कि गवर्नमेंट जो है वो साइडलाइन कर देती है, वो बोलती है कि नहीं, जो हम स्कीम ला रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बस यही सही है, बाकी किसी और थर्ड पर्सन का दिया हुआ पर्सपेक्टिव नल एंड वॉइड है। अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर्स, कि एलोकेट करने चाहिए फिक्स अनइंटरप्टेड टाइम फॉर पीएमबी डिस्कशंस। इनको भी एक सही, जिसे बोलते हैं फिक्स टाइम अलॉट करना चाहिए, कि जिस तरीके से बाकी मेंबर्स की बातें सुनी जाती हैं, इनकी भी बातें सुनी जाए। डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए ऑफ सच बिल्स। देन रिसर्च सपोर्ट, कि एक डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट हो जो असिस्ट करेगा एमपीज को इन ड्राफ्टिंग रोबस्ट बिल्स। इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म, कि पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है एक डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी जो स्क्रीन करेगा इन बिल्स को फॉर क्वालिटी, रेलेवेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं यूके के 10-मिनट रूल मॉडल का, where MPs can introduce short bills with brief speeches to make their case for a new bill। कि यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक 10 मिनट की स्पीच के अंदर जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करके एटलीस्ट अपने बिल को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे पाए। उसके बाद जो है कमिटीज वगैरह बने और वो उसको स्क्रीनिंग करे, देखे कि कितना वैलिड है कितना नहीं है, देन अप्रूव हो फॉर डिस्कशन। बट उससे पहले एक इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम उनको एक टाइम स्लॉट मिलना चाहिए, सो दैट की गवर्नेंस एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। ओके, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था इस मैगजीन का वो भी हमने कवर कर लिया है। अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन women's representation in India's legislature remains below the global average. Discuss the significance of enhancing women's legislative representation and the key challenges that hinder it। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सबमिट इट ऑन द पीयर आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन ग्रुप, जो कि टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी के उस पर अवेलेबल है। ऑफिशियल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग द गूगल फॉर्म, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी पे अवेलेबल है। आप आराम से उसे फॉर्म फिल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू ज्वाइन द पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप एंड ट्राई टू राइट दिस आंसर बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे से एक प्रॉपर अच्छा 38 मार्कर आप इस पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ वो 38 मार्कर को कहीं ना कहीं अगर ऐसे राइटिंग में ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो वहां भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ लेक्चर था, थर्ड चैप्टर एंड द फोर्थ लेक्चर, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ड्यू टू फ्यू टेक्निकल ग्लिचेस मेरा जो हिस्ट्री का लेक्चर मुझे मॉर्निंग में अपलोड करना था वो नहीं हो पाया है, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि कल से सारी चीजें स्ट्रीमलाइन मैनर में चले। एंड कल अब हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी एंड अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो अभी हमने फेडरलिज्म देख लिया, ठीक है, यूनियन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वगैरह देख लिया, उसके बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट देख लिया। अब हम जुडिशरी की तरफ बढ़ेंगे एंड वील कवर इट क्वाइट टाइमली। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़िए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एईडीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, तो जितने भी लोगों को उससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट डाउन बिलो और कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल। एंड टिल देन सी यू।